खफा किसी की हो लेकिन सजा किसी को मिले, ये बात जबर ने छोड़ी है हर सदी के लिए। वो मुझको छोड़ गया तो मुझे यकीन आया कोई भी शख्स जरूरी नहीं किसी के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला की लेटेस्ट एपिसोड पार्ट 17। उम्मीद करती हूँ आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। हमेशा की तरह गाइस आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। माला ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। इस सुबह से दोपहर तक माहिर अपने ऑफिस में काम करते हुए कितनी ही दफा खिड़की में रखे कैक्टस को देख चुका था। वो मुरझाया हुआ लग रहा था, उसकी जड़ें कमजोर और रंग भूरा पड़ रहा था। शबनम 2 दफा वजाहत दे चुकी थी, तीसरी दफा पूछने पे वो बुरा मान गई। माहिर बे, मुझसे मीटिंग फिक्स करवा लें, डिनर्स अरेंज करवा लें, जो कहें मैं कर दूंगी, लेकिन मैं पौधों का ख्याल नहीं रख सकती। मैंने पौधे कभी नहीं रखे। आपके साथ वो रह रह के मैं भी मशीन बनती जा रही हूँ। मालिक उसे आज भी कॉल कर रहा था, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहता था। मालिक ने मैसेज करके कैफ जमाल की कारगुजारी माहिर को बता दी थी। कैफ की कजन सफूरा ने कैफ से मालिक का नंबर लेकर उसे कॉल की थी और उसे बहुत सुनाई थी। साथ ये भी बताया कि उन्होंने कैफ से असले के जोर पे जो काम करवाया है उसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा और ये कि वो लोग उसकी दोस्त के करीब ना आए तो बेहतर होगा। माहिर ने मालिक को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपना काम करता रहा। वाई वाई वाई, वाओ! आवाज पे वो चौंका। बियर बॉल दरवाजा खोल के अंदर आ रहा था। उसका चेहरा तंजिया मुस्कुराहट से लबरेज था, घुंघरियाले बाल हवा से झूल रहे थे। मैं मसरूफ हूँ बी, कीबोर्ड पे टाइप करते। माहिर ने सर उठा के उसे दुकान से देखा। यकीनन मालिक उसे भी कैफ जमाल की कथा सुना चुका था। वाई बे, क्या कहा था मैंने तुम्हें माहिर फरीद? बियर बॉल उसके सामने आया और मेज पे हथेली रख के उसकी तरफ झुका। उसकी आंखों में मैंने कहा था ना वाली चमक थी। बी, मेरे पास वक्त नहीं है, उसने सख्ती से अपनी बात दोहराई। मैंने कहा था कि वो लड़का कैफ जमाल तुम्हें धोखा देगा, वो तुम्हें विलन बना के पेश करेगा, लेकिन तुमने क्या किया? क्या कहा? बियर बॉल, मेरा दिमाग ना खराब करो इस वक्त। तुमने कहा कि बियर बॉल एक केक बनाने वाला आदमी है। बियर बॉल एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे गुजारा करने वाला आदमी है। वो तंज से मुस्कुराते हुए उसे उसके अल्फाज लौटा रहा था। माहिर लब भींचे बरहमी से उसे देखे गया। बियर बॉल बाप की दौलत लुटाने वाला आदमी है। बियर बॉल को तो किसी चीज का पता ही नहीं चलता, इसलिए बियर बॉल की बात क्यों सुनी जाए? फिर कौन दुरुस्त साबित हुआ? माहिर ने इंटर कॉम उठाया और दबा दबा सा गिराया। शबनम, नहीं नहीं माहिर बे, मेरी पूरी बात सुने। वो मेज पे हाथ रखे झुका खड़ा तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। कैफ जमाल ने उसे कहा है कि तुम एक गैंगस्टर हो। तुमने असले के जोर पे उस बेचारे को मजबूर किया था। शबनम भागती हुई अंदर आई और बौखला के इन दोनों को देखा। माहिर ने बाजू उठा के इशारा किया, निकालो इस आदमी को मेरे ऑफिस से। नहीं नहीं, मुझे जरा अपने स्ट्रेट स्मार्ट भाई से हिसाब किताब तो करने दो। बियर बॉल, चलो यहाँ से, माहिर का मूड पहले ही खराब है। शबनम ने उसे बाजू से थामा और बाहर ले जाने लगी। बियर बॉल की नसीहत ना सुनने का अंजाम देख लिया, देख लिया, वो बुलंद आवाज में कहता जा रहा था और शबनम उसे खींच के बाहर ला रही थी। माहिर ने हाथ झल्ला के जाओ जाओ कहा और बदमज़गी से बुरबुराते हुए काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। छोड़ो मुझे, तुम वैसे भी मेरी सेकंड लास्ट फेवरेट हो। बाहर निकल के बियर बॉल ने खुफगी से अपना बाजू छुड़ाया, फिर कॉलर दुरुस्त किए, बालों में हाथ फेरा और मुस्कुरा के शबनम को देखा।
کاش میرا باپ زندہ ہوتا اور یہ منظر دیکھتا، پھر اسے احساس ہوتا کہ اس کا کون سا بیٹا زیادہ سمارٹ ہے۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہارے کریڈٹ کا کارڈز کے بل بھی دیکھتا، جن میں وہ تمام تحفے درج ہیں جو تم لڑکیوں کے لیے خریدتے ہو، وہ بھی ایک جیسے۔ کسی دن تمہاری ساری گرل فرینڈز ایک ساتھ بیٹھ گئی نا تو تم بچو گے نہیں۔ شبنم نے اینک کے پیچھے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم کیوں جلتی ہو؟ وہ مسکرا کے ساتھ جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ شبنم پیر پٹک کے رہ گئی۔ وہ سٹاف کے ہال کے سامنے سے گزرا تو کئی سر اٹھے، کئی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ وہ سب کو مسکرا کے سلام کہتا آگے بڑھ رہا تھا جب ایک دم رک گیا۔ لفٹ سے چند افراد نکل رہے تھے۔ ان کے پاس ایک ٹرالی تھی جن میں سرسبز پودوں والے گملے تھے۔ پودے؟ اس نے حیرت سے آبرو اٹھائی۔ ہاں، ماہر نے سارے آفس میں پودے لگانے کا کہا ہے۔ بیئر بال کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ آگے بڑھنے لگا لیکن شبنم نے اس کو کوہنی سے واپس کھینچا۔ بل ادا کرو ماہر کا، وہ جو تم نے اپارٹمنٹ اور کار کا نقصان کیا تھا۔ بل؟ بیئر بال نے مسکرا کے سر ہلایا۔ ابھی ادا کرتا ہوں، سود سمیت۔ بازو چھڑا کے وہ مسکرا کے آگے بڑھا۔ اس کا رخ کیفیٹیریا کی انچارج خاتون کی طرف تھا جو پودے ارینج کروا رہی تھی۔ آبلا جیم، پیاری آپا، مسکرا کے تابعداری سے انہیں روکا۔ وہ رکی اور اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ خوش آمدید بیئر بال بے۔ اسے سر ہلا کے دعائیں دینے لگی۔ ماشاءاللہ، کیف سرسبز ہونے جا رہا ہے، وہ سراہتے ہوئے کہنے لگا۔ شبنم ان دونوں کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ وہ مشکوک نظروں سے بیئر بال کو گھور رہی تھی۔ اس کا کوئی بھروسہ نہ تھا۔ ہاں، ماہر بے نے سارے آفس میں پودے لگانے کے لیے کہا ہے۔ جانتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان کی طرف جھک کے رازداری سے گویا ہوا۔ خاتون چوکنی ہوئی۔ شبنم کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ کیا؟ آپ کے ماہر فرید جہاں چھٹیاں گزارنے گئے تھے وہاں کی ایک لڑکی سے انہیں محبت ہو گئی ہے۔ وہ کسی باغبان کی بیٹی ہے۔ اسی کو خوش کرنے کے لیے ماہر یہ سب کر رہا ہے۔ جہاں شبنم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا وہاں خاتون نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ایک لمحہ شوق میں گزرا، دوسرے ہی لمحے وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ واقعی کوئی لڑکی ہے کیا؟ اور نہیں تو کیا، عشق اور مشق چھپائے تھوڑی چھپتے ہیں، ورنہ وہ ہنس کے بولا۔ اس روبوٹ کو کون بدل سکتا تھا؟ بیئر بال۔ شبنم نے زور سے پیر پٹکا۔ بیئر بال! بیئر بال مسکرا کے ہاتھ ماتھے تک لے گیا۔ اپنے باس کو میرا سلام کہنا۔ ایک آنکھ دبائی اور کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتا آگے بڑھ گیا۔ ساتھ ہی وہ زیر لب ہنستا جا رہا تھا۔ اور مانگے مجھ سے بل؟ آبلا! شبنم پریشانی سے گویا ہوئی۔ یہ تو ایسے ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹا ہے ایک نمبر کا۔ پلیز یہ بات آگے کسی کو نہ کہنا۔ توبہ توبہ، میں کیوں کہوں گی؟ مجھے علم ہے بیئر بال کی عادت کا۔ سمجھو، اس نے بات کی اور ہونٹوں پہ زپ لگانے کا اشارہ کیا اور بات دفن ہو گئی۔ اسے یقین دلاتی آگے بڑھ گئی، البتہ چہرہ ایکسائٹمنٹ سے تمتما رہا تھا۔ شام سے پہلے یہ بات سارے آفس کو معلوم ہو چکی تھی۔ زیاد نے کہا تھا وہ نگینا آنٹی اس کا رشتہ مانگنے آئیں گے اور وہ آ گئے تھے۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے فروٹ باسکٹس اور مٹھائی کے ٹوکرے اندر جاتے دیکھے تھے جیسے روایتی خاندانوں میں ہوتا ہے۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے اس نے زیاد کا ہاتھ پکڑ کے سٹک کے سہارے چلتی نگینا آنٹی کو بھی دیکھا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ مالا نے یاسیت سے سوچا، کیا ان کا دشمن ایک ہی تھا؟ وہ جس نے اس کی ماں کو بیمار کیا وہی نگینا آنٹی کو بیمار کر رہا تھا۔ بیمار اللہ کرتا ہے، وہی ہنساتا، وہی رلاتا ہے۔ جادو تو بس ایک سبب ہے۔ ماہی نے اس کی بات سن کے فوراً سے تبصرہ کیا۔ ماہی کا چہرہ اس وقت اس کے فون کی سکرین پہ نظر آ رہا تھا۔ سنگار میز کے آئینے کے سامنے اس نے فون سیٹ کر رکھا تھا یوں کہ وہ ماہی کو دیکھ سکتی تھی اور ماہی اسے۔ وہ اپنا عکس دیکھتے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ ہلکے نم بال شانوں پہ بکھرے تھے، سبز آنکھوں پہ بھورا لائنر لگا تھا۔ دائیں بائیں گھما کے چہرے کو غور سے دیکھا، ایک پمپل بھی نہیں تھا۔ شکر، تم نے فیصلہ کر لیا۔ ابھی تھوڑا ہی فیصلہ کا سنانا ہے۔ ابھی وہ رشتہ مانگے گی، پھر کچھ دن بعد ہم انہیں جواب دیں گے۔ ہماری روایت بھول گئی ہو کیا؟ مالا برش سے چہرے پہ فنیشنگ پاؤڈر کا ہلکا ہلکا ٹیپ کر رہی تھی۔ اس نے فیروزی دوپٹے کے ساتھ ہم رنگ چکن کاری کی قمیض پہن رکھی تھی جس کے چوڑی دار آستین تھے۔ مگر تم خوش ہو نا مالا؟ ماہی سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج خوش ہوں۔ وہ اب چہرے پہ بلش لگا رہی تھی۔ رخسار گلابی پڑنے لگے۔ جو بھی ہو رہا تھا اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ مالا
माही खंकारी, तुम्हें ज़ियाद पसंद था या? थूक निकला माहिर फरीद। माला की मुस्कुराहट गायब हुई। शौक की नजरों से स्क्रीन पे नजर आती माही को देखा। जाहिर है ज़ियाद, कैफ के बारे में मैं ऐसा नहीं सोचती थी। वो एक अच्छा कोलीग था, एक दोस्त की तरह। मुझे नहीं पता वो क्या था। वो झंझलाई, लेकिन जो वो था वो नहीं था। ज़ियाद कम अज कम एक सच्चा इंसान है। जो नजर आता है वही है। तुम इसे अभी तक कैफ कहती हो, हालांकि इस कम बख्त का नाम माहिर है। माला ने जवाब नहीं दिया। वो अब कानों में फिरोजी पत्थरों वाले टॉप्स पहन रही थी। वैसे वो कम बख्त मिल जाए मुझे कहीं, मैंने उसका मुंह ना तोड़ दिया तो। माही, उसका जिक्र मत किया करो। मेरी जिंदगी से वो जा चुका है। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन तुम उससे नफरत करती हो माला, और नफरत का ताल्लुक इतना ही मजबूत होता है जितना मोहब्बत का। टॉप्स पहनते पहनते उसकी उंगलियां थम गई। फिर उसने सर झटका। माही, तुम उसको ना स्टॉलिंग करोगी, ना ही सर्च करके कोई मैसेज करोगी। अच्छा, उसे माही की आदत का इल्म था, इसलिए दोबारा तंबीहा की। और अगर कभी उसने तुमसे राब्ता करने की कोशिश की तो तुम जवाब तक नहीं दोगे। यूं ही एक डर सा था कि वो किसी दूसरे के जरिए माला से राब्ता करने की कोशिश करेगा, या शायद उम्मीद थी। माही आगे से हंस दी। मुझसे राब्ते उसने कोशिश की तो ऐसी तबीयत साफ करूंगी कि याद रखेगा। अमीर बाप का बेटा होगा अपने मुल्क में। मेरे हाथ लग गया ना किसी दिन। माही दांत कचकचा के कह रही थी। उसे इस साइकोपैथ अमीर आदमी पे बहुत गुस्सा था, सवाए एक के। उसे सारे अमीर आदमी बुरे लगते थे। लेकिन माला, तुम वाकई ज़िया से शादी कर लोगी? माही ने पुकारा। वो कुछ मुतज़्ज़ब सी हुई। माला जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेर रही थी। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मुझे मेहमानों के पास जाना है। बात अधूरी रह गई। फिरोजी लिबास वाली लड़की ने आईने में अपना अक्स देखा और मुस्कुरा दी। फिर उसे अपनी खुशी पे हैरत हुई। वो वाकई बेहतर महसूस कर रही थी। कैफ पस मंजर में चला गया था। अब सिर्फ ज़ियाद था और उसके लिए ज़ियाद का बढ़ा हुआ हाथ। वो सफेद हील्स से चलती बाहर आई तो लंबे बाल कंधे पे एक तरफ डाले हुए थे। बाहर लाउंज में सब बैठे थे। मोइद और माँ एक तख्त पे, और सामने सोफों पे नगीना आंटी और ज़ियाद। उसे देख के वो हल्का सा मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। वो स्याह शलवार कमीज में मलबूस था, हमेशा की तरह टाल, डार्क और हैंडसम। क्लीन शेप, नफासत से कटे बाल और उसके चेहरे की मुस्कुराहट। नगीना आंटी भी मोहब्बत से उठ खड़ी हुई। उनका चेहरा मजीद नहीब हो गया था। वो तकलीफ में लगती थी। अभी तक उनकी बीमारी डायग्नोस नहीं हुई थी। वो उनके सामने एक सिंगल सोफे पे बैठ गई, टांग पे टांग रख ली। माला के आने से पहले ही नगीना आंटी रिश्ते की बात कर चुकी थी। इससे पहले नगीना आंटी ने माँ से उसका रिश्ता आम बातचीत के दौरान मांगा था। इस बात को कई हफ्ते बीत चुके थे। अब वो पूरे चाह से आई थी, और वो रवायती खानदानों की तरह मोइद और माँ ने सोचने का वक्त लिया था। जब तक वो लाउंज में आई, वो सब खानदान वालों की नॉर्मल बातें कर रहे थे। मौसम का हाल, किसके यहाँ क्या चल रहा है। ज़ियाद ज्यादातर खामोशी से मुस्कुराता रहा, और भी बस नरमी से मुस्कुराए गई। इन दोनों को आपस में बातचीत की जरूरत नहीं थी, बस खामोशी बातें करती रही। आज बहुत अरसे बाद वो खुल के खुश हुई थी। इस्तांबुल के इलाके लीवंत में बने कैफ नामी 4 मंजिला विला में आज की सुबह मुख्तलिफ सी उतरी थी। माहिर फरीद की कार जब गेट से अंदर दाखिल हुई और वो कोट का बटन बंद करता बाहर निकला, तो वेले ने आगे बढ़ के दांत निकालते हुए कहा, प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑफिस में माहिर महज हूं कह के आगे बढ़ गया। ग्लास डोर खुले और सामने कैफ की रिसेप्शनिस्ट नजर आई। आज उसकी मुस्कुराहट कुछ ज्यादा ही मैनी खेज थी। प्लांट्स से हमारा स्टूडियो ऑफिस साजिद सा गया है माहिर बे, उसने मुस्कुरा के कहा। तो माहिर ने सर की जुम्बश से तारीफ वसूल की और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। यूं ही उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे बैग लेके आते ड्राइवर उर्दुल और रिसेप्शनिस्ट के दरमियान मैंने खेज मुस्कुराहट का तबादला किया है। प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं माहिर। लिफ्ट में एक आर्किटेक्ट ने, ऊपर मेन हॉल में डिजाइनर्स के ग्रुप ने, यहाँ तक के सफाई करते खाक रूप ने भी दांत निकाल के जब कहा तो वो ठटका, मुड़ के इतराफ में नजर डाली, आंखें सोचने वाले अंदाज में छोटी की। उसे महसूस हो रहा था कि स्टाफ की नजरें उस पे हैं। कुछ सर ऊपर हुए, दबी दबी हंसी। उस रोज वाली जूनियर आर्किटेक्ट उसे देखते ही अपना टैब ले आ गई। मुस्कुरा के उसे अपना काम दिखाया। अब कैसा बना है? माहिर ने एक नजर उसके टेबलेट को देखा। सर्कुलेशन ठीक है अब, लेकिन कहते हैं तो प्लांट्स ऐड कर दूं? पलकें झपका के मासूमियत से बोली तो वो चौंका। टैब
वापस थमाया तो वो हंसी दबाए वहां से चली गई। उसे सोचती नजरों से देखने लगा। कोई गड़बड़ थी। उसके ऑफिस के बाहर शबनम का डेस्क रखा था। उसे आते देख के शबनम गर्व से सर झुकाए कुछ तलाश करने लगी। शबनम उसके डेस्क के पास रुका। जी माहिर बे, वो थोड़ी सीने से लगाए दराज में हाथ मार रही थी। कोई बात हुई है क्या ऑफिस में? मुझे कुछ नहीं पता। वो अब पूरी झुक के पेपर पिन पे बड़े कागज इधर उधर कर रही थी। शबनम, वो दांत पे दांत जमा के बोला, लेकिन वो सर उठाने से इनकारी थी। वो ऑफिस डोर की तरफ बढ़ा। उसी वक्त करीबी कैबिन में मौजूद दो लड़कियां जो एक साथ एक स्क्रीन पे काम कर रही थी, माहिर को देख के मुस्कुराई और सर करीब किए। आपस में कहने लगी, लड़की फ्लोरिस्ट है, नहीं उसका बाप बागवान है। उन्होंने दानिस्ता तौर पे आवाज इतनी ऊंची रखी थी कि वो सुन ले। अभी कल ही तो इन दोनों की माहिर से डांट पड़ी थी। बियर बॉल, उसने मुठ्ठियां भींच ली, फिर तेजी से वापस शबनम के डेस्क तक आया। शबनम जब भी सीधी हुई थी, उसने फौरन चेहरे के आगे एक फाइल फैलाई। गार्ड को इत्तला कर दो, आज से बियर बॉल फरीद का हमारे ऑफिस में दाखिला बंद है। वो गुस्से से गराया और फिर रुका नहीं, सीधा अपने ऑफिस में चला गया और दरवाजा ठा की आवाज से बंद किया। शबनम ने फाइल हटाई और बड़े ही सुकून से रिसीवर उठा के लाइन मिलाई। गार्ड, आज से बियर बॉल फरीद का 12वीं दफा हमारे ऑफिस में दाखिला बंद है। गेट पे बनी कैनोपी में मौजूद गार्ड ने ताबेदारी से उसका फरमान सुना और फोन रखते हुए साथ वाले गार्ड को मुखातिब किया। अच्छा हुआ माहिर बे ने इसका दाखिला बंद किया, कई दिन से वो खाली हाथ आ रहा था। हाँ, इस दफा उसे चॉकलेट बकलावे के बगैर दाखिल नहीं होने देना। हर दफा वो हमें पिस्ता बकलावे से राजी कर लेता है। दोनों अब सर जोड़े इन तमाम चीजों के बारे में सोच रहे थे जो बियर बॉल की बेकरी में बनती थी और उसने अभी तक उन्हें नहीं खिलाई थी। ऊपर माहिर के ऑफिस में शबनम ने हदायत के मुताबिक कैफ जमाल को वीडियो कॉल मिला दी थी। माहिर सीट पे टेक लगाए बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाती घंटी देख रहा था। सिलसिला मिलते ही कैफ जमाल का चेहरा रोशन हुआ। वो गालिबन अभी अभी नींद से जागा था और माहिर फरीद की शक्ल देख के उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। देखिए माहिर साहिब, वो जल्दी से कहने लगा, लेकिन माहिर ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। पीछे टेक लगाए वो उजली सफेद शर्ट और ग्रे टाई में मलबूस था। तुम्हारा बिजनेस प्लान कहाँ तक पहुंचा कैफ? नरमी से पूछा। चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। बना रहा हूँ, कैफ ने थूक निकला और लहजे को सरसरी सा बनाया। चिच चिच। माहिर ने सर झटका। कहा था ना तुम कभी कामयाब नहीं होगे, लूजर थे और रहोगे। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया। उसने कड़क चाय का गर्मा गर्म मग उठाया और एक घूंट भरा। जानता हूँ आपने किस लिए फोन किया है। कैफ की नींद खुल चुकी थी और जहन तेजी से काम कर रहा था। आप यकीनन ये वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें मुझसे झूठ बोलने का एतराफ करवाएंगे ताकि उसकी कॉपी सफूरा और कशमाला को भिजवा के मुझे झूठा साबित कर सके। लेकिन मैं आपसे नहीं डरता, मैंने उन्हें कुछ गलत नहीं कहा, मैं अपने अल्फाज पे कायम हूँ। माहिर फरीद हल्का सा हंस दिया। हमारे होटल स्वीट की मीटिंग की वीडियो ऑडियो मेरे पास है कैफ। तुम्हें झूठा साबित करने के लिए वही काफी थी, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। फिर क्या चाहते हैं आप? कैफ जमाल उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। माहिर ने उसे पहली दफा फोन किया था। तुमने कशमाला से कहा कि मैंने तुम्हें असले के जोर पे डराया था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उसने अफसोस से सर झटका। मैं सिर्फ तुम्हारी गलती की तस्दीक के लिए तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। उसने चाय का एक और घूंट भरा, फिर अपने कॉलर की नादीदा शिकन दुरुस्त की। तुम मुझे समझ नहीं सके कैफ। देखो, वो वाकईतन समझाने वाले अंदाज में कह रहा था। जो डील तुमने की थी वो एक माफिया बॉस या गैंगस्टर से नहीं की थी। वो एक सीने पे उंगली रखी बिजनेसमैन के साथ की थी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे असला पसंद नहीं है, मुझे नंबर्स पसंद है। नंबर्स इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसने मजीद पे रखे कागजात उठाए और कैमरे में लहराए। ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं, वो तमाम अयाशियां जो तुमने इन 3 माह में मेरे खाते से की हैं। कैफ खामोश मगर सोचती नजरों से उसे देखे गया। माहिर कागज से पढ़ के बता रहा था। रेस्टोरेंट के बिल, महंगे गजट्स की चाइना और सिंगापुर से इंपोर्ट, दुबई का एक टूर, होटल बुकिंग, शॉपिंग, खाने, खवातीन के इस्तेमाल की बहुत सी चीजें जो गालिबन तुमने तोहफों में दी हैं। तुमने माशाल्लाह 3 माह में 3 कार्ड्स की लिमिट्स खत्म की हैं।
اس نے کاغذ رکھے اور کیف جمال کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور 3 ماہ بعد تم نے ہماری ڈیل توڑ دی۔ اس کی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ تم نے کشمالہ سے جھوٹ بولا۔ آپ مجھ سے کسی بات کا اعتراف ویڈیو کال پہ نہیں کروا سکتے۔ ماہر نے کاغذ رکھے اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی؟ کیا؟ یہی کہ $1 ملین کمائے نہیں جاتے، کسی سے لیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ دولت اپنے باپ سے لی تھی اور مجھے اپنے باپ کی دولت کا ضیاع سخت ناپسند ہے۔ سوچو کیف، پھر وہ دولت تمہارے اوپر کیوں ضائع کروں گا؟ کیونکہ میں ایک امیر آدمی کا ایڈونچر تھا۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں ایک لوزر ہوں۔ وہ تلخ ہوا۔ نہیں، کیونکہ میں ایک بزنس مین کا بیٹا ہوں اور میرے باپ نے کئی سال پہلے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ اچھا بزنس مین کبھی بھی کام مکمل ہونے سے پہلے پوری پیمنٹ نہیں کرتا۔ وہ مسکرایا اور پیچھے ٹیک لگا لی۔ میں نے بھی نہیں کی، میں نے صرف تمہارے قرضے ادا کیے اور تمہیں نئے جوتوں کے لیے رقم کا ایک پیکٹ دیا۔ تمہاری باقی خرچوں کے لیے مالک نے تمہیں 3 کریڈٹ کارڈز بنوا کے دیے تھے۔ تمہیں کبھی کارڈ ایشوز نہ ہوتے اگر مالک اپنے تعلقات استعمال نہ کرتا۔ پھر کیف جمال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم نے ان 3 بینک اکاؤنٹس میں ایک کثیر رقم ڈالی تھی، لیکن بل کی ڈیٹ آنے سے پہلے ہم رقم نکال لیتے تھے۔ کہا نا، یہ میرے باپ کے پیسے ہیں۔ ہمارے نام کی وجہ سے بینکرز کو تسلی تھی کہ رقم ادا ہو جائے گی۔ تم ایک کے بعد ایک کارڈ ختم کرتے آئے اور ہم نے بینک کو تم سے کانٹیکٹ نہیں کرنے دیا۔ لیکن پھر کیف جمال، تم نے ڈیل توڑ دی۔ 1 منٹ، وہ جیسے کسی خواب سے جاگا۔ بوکھلا کے اسے دیکھا۔ وہ کریڈٹ کارڈز میرے نام پہ ہیں۔ مالک کے اسسٹنٹ نے مجھے بینک لے جا کے بنوائے تھے۔ ان کے بلز ادا نہیں ہوئے کیا؟ میں کام مکمل ہونے سے پہلے پوری پیمنٹ نہیں کیا کرتا کیف۔ میں ایسے شخص کے بلز کیوں ادا کروں گا جس نے اپنی طرف کی ڈیل توڑی ہے؟ نہیں پلیز، آپ ایسے نہیں کر سکتے، وہ بوکھلا کے کہہ رہا تھا۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ یہ لاکھوں کے بل ہیں، میرے بایو میٹرکس اور میرے شناختی کارڈز پہ یہ کارڈز مجھے ایشو ہوئے تھے۔ میں انہیں ادا نہیں کر سکتا۔ مگر ماہر فرید کا چہرہ سپاٹ تھا، سرد اور سپاٹ۔ یہ خرچے تم نے کیے ہیں، ان کا بل بھی تم ہی بھرو گے۔ تم نے کہا تھا نا کہ کشمالہ سے کہ تم نے ماہر فرید سے پیسے نہیں لیے، تو دیکھو میں نے تمہاری بات سچ کر دی۔ نہیں پلیز، یہ نہ کریں، میں بینک ڈیفالٹر بن جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ ماہر زخمی سا مسکرایا اور آگے کو جھکا۔ یہ تمہیں ماہر فرید کے بارے میں جھوٹ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ میں کشمالہ کو سچ بتا دوں گا۔ میں کہوں گا کہ آپ کا کوئی قصور نہیں، میں سب اپنے ذمہ لے لوں گا۔ اب دیر ہو چکی ہے کیف، اب تمہاری کسی گواہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پلیز، اس کا سارا خون نچڑ چکا تھا۔ میرے کوئی با اثر رشتے دار بھی نہیں ہیں جو مجھے بچا سکیں۔ سفورہ ویسے ہی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے کہا نا کیف جمال، میں ایک بزنس مین ہوں، مجھے کسی کو مارنے کے لیے بندوق نہیں اٹھانی پڑتی۔ میرے لیے کریڈٹ کارڈ بلز اٹھا کے دکھائے، نمبرز کافی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے بٹن دبا کے کال بند کی اور انٹرکام اٹھایا۔ مالک کے اسسٹنٹ سے کہو کہ وہ بینک مینیجرز کو ہرا سگنل دے دیں، ہمارا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی وصولی اس سے خود کر سکتے ہیں۔ سپاٹ لہجے میں کہہ کے اس نے ریسیور رکھا اور پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ کسی قسم کا ترس یا رحم نہ تھا۔ ڈیل توڑنے والوں کو اس نے کبھی پوری پیمنٹ نہیں کی تھی۔ اس شام فیضی خانم نے اس کے لیے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پہ کچھ تھا جس کو دیکھ کے ماہر ٹھٹک گیا۔ مہمان آئے ہیں، انہوں نے دبے لفظوں میں اشارہ کیا۔ ماہر کی نظریں جوتوں کے ریک تک گئی، وہاں کسی کے جوتے نہیں تھے۔ اس نے اچنبے سے بوٹس اتارے اور جرابوں سے چلتا ہوا آگے آیا، راہداری عبور کی اور سامنے لونگ روم کے دہانے پہ رکا۔ آتش دان کے ساتھ رکھی دائیں ونگ چیئر پہ عبد المالک فرید بیٹھا تھا، سوٹ میں ملبوس، جیل سے سفید بال سمیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، وہ پیروں میں چمکتے ہوئے سیاہ بوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ماہر نے ایک نظر اس کے جوتوں کو دیکھا۔ فیضی خانم، پلیز میرے چچا کو کارپیٹ شوز لا دیں، بہت ضبط سے کہا، پھر قدم قدم چلتا آگے آیا۔ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں تمہیں تمہارا وعدہ یاد کروانے آیا ہوں ماہر۔ وہ سنجیدگی سے سامنے کھڑے ماہر کو دیکھ رہا تھا اور ماہر اس کے جوتوں کو۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ فیضی نے کارپیٹ شوز لا کے مالک فرید کے سامنے رکھے۔
लेकिन वो उसी तरह बूट वाला पैर झूलाता रहा। और कैफ? मालिक ने आबरू उठाई। मैं इसे भी साथ साथ मैनेज करूंगा। माहिर उसके जमीन पे रखे बूट को देख रहा था। मैं कैफ को बंद नहीं करूंगा। कैफ एक फेलियर है। तुम इसमें अपने बाप की कमाई झोंक रहे हो और उसने तुम्हें कभी प्रॉफिट नहीं दिया। माहिर, मैं तुम्हारे लिए कैफ को बंद नहीं कर सकता। वापस आने का वादा किया था, आ जाऊंगा, जैसे लाहौर तुम्हारे कहने पे छोड़ दिया था। मालिक चंद लम्हे अफसोस से उसे देखता रहा। बियर बॉल ठीक कहता है, तुम्हें फेरी टेल्स की तरह एक लड़की का स्वीयर बनने की फैंटेसी है। मैं किसी फेरी टेल में नहीं जी रहा। क्या तुम अपने जूते उतार सकते हो? वो बहुत जब्त से बोला। प्लीज, अगर तुम्हें वहां से ना निकालता तो तुम वापस ना आते। तुम उस लड़की के लिए सब छोड़ के वहीं रह जाते। अफसोस, मैं अपनी मर्जी से वापस आया हूँ क्योंकि मैं एक मशीन हूँ और मुझे पैसा बनाने में ज्यादा दिलचस्पी है। मालिक विंग चेयर से उठा और बूट से चलता हुआ उसके ऐन सामने आया। माहिर ने देखा उसके बूट लाउंज के वस्त में बिछे सफेद मखमली कालीन से 1 फुट दूर थे। उफ, काश तुम मुझ पे एतबार करना सीख जाओ। तुम मुझे अपनी बेटियों से ज्यादा महबूब हो। मालिक उसके चेहरे को देख के बोला तो अंदाज में नरमी थी। उसने मालिक के बोर्ड से नजरें हटा के उसकी आंखों में देखा। मैं माहिर हूँ और माहिर फरीद का कोई एतबार नहीं करता, चाहे वो उसका भाई हो या उसके बाप का भाई। तुमने मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि तुम मुझे वापस ले जाना चाहते थे। वो अब उसके चेहरे को देख के तकलीफ से कह रहा था, ना बियर बॉल और ना तुम, किसी ने मेरा एतबार नहीं किया। काश तुम लोग करते। वो कहता है मैं इश्क के रोग में ये कर रहा था। तुम कहते हो मैं इंतकाम के लिए ये कर रहा था। किसी को मेरी असल वजह पे यकीन ही नहीं है। माहिर, मगर वो इसी कुर्ब से कहे जा रहा था। मैं ये सब उस लड़की या इंतकाम के लिए नहीं कर रहा था। उसकी भूरी आंखों में नमी उभरी। मैं सिर्फ एक भाई हूँ जो अपनी बहन को ढूंढ रहा है। सफेद स्याह लॉन्ग रूम में खामोशी छा गई। आज वहां किसी मोमबत्ती की खुशबू नहीं थी। मैं सिर्फ अपनी हलाल को ढूंढ रहा हूँ। मेंटल शेल्फ पे वो फ्रेम उसी तरह उल्टा रखा था। माहिर, मालिक ने उसके कंधे पे हाथ रखा। वो मर चुकी है। उसने झटके से उसका हाथ उठाया। आंखें अभी तक गीली थी। जिस दिन वो मरेगी ना, मुझे यहाँ सीने पे उंगली रखे, यहाँ मालूम हो जाएगा। हमने तुम्हारा इतना साथ दिया जितना दे सकते थे। माहिर, मालिक अब के बोला तो उसकी आवाज में भी गुस्सा था। अब जब सब कुछ ठीक हो चुका था, जब तुम्हारी माँ और हलाल की मौत को 2 वर्ष बीत चुके थे, तो तुम एक सुबह हम सब की जिंदगियां डिस्टर्ब करके हमें वहां ले गए, एक झूठी उम्मीद दिला के, और हमने तुम्हें वो सब करने दिया। क्यों? क्योंकि माहिर फरीद हमेशा दुरुस्त होता है। वल्लाह, मैं हमेशा दुरुस्त होता हूँ। वो भी उसी के अंदाज में बोला। मगर इस दफा तुम गलत थे। तुमने उस जुनून के पीछे अपना फोकस खो दिया। तुमने अपनी अमारत पे ठीक से काम नहीं किया, बल्कि एक ऐसा मॉडल बनाया जो इश्क के रंग में रंगा था। इसलिए अब हमें मजीद मत आजमाओ। अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करो और वापस आ जाओ। बियर बोल रहे, यहाँ जारा रहे, यहाँ मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हें वापस आना है। वो मालिक के सामने से हट गया और खिड़की के करीब जाकर खड़ा हुआ। वो मालिक के जूतों को सफेद कालीन पे चलते हुए नहीं देख सकता था। बाहर रात की तारीकी में डूबा बोस्फोर्स नजर आ रहा था। किनारे पे बंदी कश्तियों के अंदर लगे बल्ब जल रहे थे। रोशनी भी थी मगर अंधेरा भी था। तुम लोग मेरी फैमिली नहीं हो मालिक। मैं वहाँ सिर्फ काम करने वापस आऊंगा। मेरी फैमिली हलक में कोई गोला सटका, सिर्फ बियर बॉल और हलाल हैं। नार्सिस्ट, मालिक बुरबुराया था। फिर उसे अपने पीछे जूतों के जाने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद दरवाजा बंद हुआ। वो मुरा और फैजी खानम को पुकारा, फर्श साफ करें अभी इसी वक्त। फिर वो वहां रुका नहीं, तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। फैजी मोप से फर्श साफ कर रही थी जब ऊपर से आवाज आई। उन्होंने सर उठा के देखा। बियर बॉल रेलिंग पे झुका मुस्कुरा के उन्हें देख रहा था। मेरा मशीन भाई सामने तो नहीं है? आहिस्ता से पूछा। नहीं। और दूसरी मशीन भी वापस चली गई? वो दबे कदमों जीने उतरने लगा। फैजी ने मुस्कुराहट दबा के उसे देखा। जी, वो आपके चचा हैं। चचा? वो सिर्फ माहिर का है। मुझे लगता है मैं एडॉप्टेड हूँ। फिर चेहरे के जाविये बगार के मालिक की नकल उतारी। बियर बॉल बेशक यहाँ रहे, जारा बेशक यहाँ रहे, तुम वापस आ जाओ माहिर। मुझे तो आज तक किसी ने वापस आने के लिए नहीं कहा। क्यों?
अब वो फैजी के बिल्कुल सामने आ चुका था। राजदारी से बताने लगा, दरअसल मालिक ज़ारा और माहिर की शादी करवाना चाहता है और मैं चूंकि ज़ारा के काबिल नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पे दोनों हाथ फेरे, इसलिए मुझसे उसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। आप अपने चचा को नाम से क्यों पुकारते हैं? फैजी ने अपने उलझन सामने रखी। बियर बॉल जवाब में हंस दिया, गुलाब को जिस नाम से पुकारो वो गुलाब रहता है, ऐसे ही मशीन को जिस नाम से पुकारो वो मशीन ही रहती है। फैजी भी हंस दी, फिर चेहरे पे खौफ की तारीकी। आपका भाई आपसे बहुत नाराज है क्योंकि आपने उसकी वर्क प्लेस पे फजूल बातें फैलाई हैं। अरे यार, ये जो सफेद बालों वाला रोबोट अभी आया था ना, वो इस वर्क प्लेस को बंद करवा के दम लेगा। चंद दिन में सब अपने घरों को चले जाएंगे और इस बात को भूल जाएंगे। कार का रिमोट हाथ में घुमाता उन्हें अलविदा कहता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फैजी खानम अफसोस से उसे जाते देखती रही। फिर एक नजर उन्होंने मेंटल शेल्फ पे रखी कैंडल्स के साथ परे फ्रेम को देखा। वो आज भी उल्टा रखा था। चिलीवी के इस छोटे से घर में सुबह उतर रही थी। अभी सूरज नहीं निकला था और हर तरफ जामनी सा अंधेरा था। माही लाउंज के सोफे पे नीम तराश दुपट्टा लिए तस्बीह पढ़ रही थी और आबाद किचन में खड़ा अपना नाश्ता बना रहा था। दफ्तन दाने गिराता उसका हाथ रुका। मैं अभी तक इस साइकोपैथ के बारे में सोच रही हूँ। उसके दिमाग से माहिर फरीद नहीं निकल रहा था। गुस्सा, बेबसी, उसे बहुत कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। छोड़ो माही, रात गई बात गई। आबाद ने कॉफी मेकर के नीचे मग रखा, फिर उससे पूछा, नाश्ता बना दूं? मेरे खानदान वालों ने देख लिया तो कहेंगे कितना जन मरीज शोहर है। जानती हूँ, मैंने एक दफा परिंदे पाले थे, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स। वो अंडे को प्याले में फेंटे हुए कह रहा था। माही सोफे पे नीम दराज गौर से उसकी बात सुने गई। वो बहुत से परिंदे एक पिंजरे में साथ रहते थे, सबकी अपनी डोलियां थी। उसने अंडा पैन में डाला, शड़ शड़ की आवाज आई और अंडे की मखसूस महक सारे में फैलती चली गई। जब मादा डोली के अंदर अंडा लगाती, उसका नर बाहिर उसका पहरा देता, फिर उसके लिए चोंच में दाने लाता और उसके मुंह में रखता, फिर उसके सर पे चोंच से प्यार करता। वो साथ एक दोस्त पे ओकाडो गोडा फैला रहा था। वो 3 इंच का परिंदा अपनी बीवी का ख्याल रखता था। बत्तखें भी ऐसे ही करती हैं, मुर्गे भी। किसने सिखाया है इन परिंदों को अपनी मादा का ख्याल रखना? अल्लाह ताला ने, ताकि उनसे इंसान भी सीखें। उसने ट्रे में जूस और नाश्ते की प्लेटें सजाई और फिर उन्हें लिए माही के करीब आया। ये जन मरीद नहीं होती, ये वो फितरत है जिस पे मखलूक को प्यार पैदा किया गया है। सिर्फ हम इंसान इससे हट गए हैं। माही ने मुस्कुरा के तशक्कुर से उसे देखा। वो नाश्ता उसके सामने रख के अब अपना फोन और बैग उठा रहा था। उसे काम के लिए निकलना था। जब ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स अपनी मादा का ख्याल रख सकते हैं। वो दरवाजे तक गया और बाहर निकलने से पहले रुक के अपनी बात मुकम्मल की। जब बतखा अपनी बत्तख का ख्याल रख सकता है तो मुझे भी चाहिए कि मैं तौक़ुफ़ किया कि मैं बतौर इंसान अपनी गाय का ख्याल रखूं। माही जो फखर से मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट यकदम गायब हुई। अल्लाह की कसम, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने कुशल उठा के जोर से आबाद की तरफ फेंका, लेकिन वो हंसते हुए बाहर निकल के दरवाजा बंद कर चुका था। शीशे का दरवाजा लॉक करते हुए उसने सोफे पे बैठी गुस्से से लाल सुर्ख होती माही को देखा। वो उंगली उठा के उसकी अगली पिछली नस्लों को कोई वार्निंग दे रही थी। आबाद हंसते हुए आगे बढ़ गया। सामने उसकी कार खड़ी थी। दरवाजा खोलते हुए वो ठिठक के रुका। क्या नाम बताया है माही ने? माहिर फरीद। वो उलझ गया, कहाँ सुना है मैंने ये नाम? फिर पलट के घर की तरफ देखा। माही से पूछे, लेकिन नहीं। उस वक्त वो वापस जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वो कार में बैठ गया, लेकिन दिमाग उलझ गया। उसने ये नाम कहीं सुना था, किसी अखबार में, शायद इंटरनेट पे, या शायद किसी और इंसान से। उसे याद नहीं आ रहा था। इस्तांबुल की वो सुबह जुलाई की दूसरी सुबह से मुख्तलिफ ना थी। धूप की तपश और ठंड साथ साथ थी। माहिर इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। साथ एक शीशे की प्याली में कावा रखा था। चंद अफराद भी मीटिंग से उठ गए थे। वो ग्राफिक टेबलेट पे पेन से कुछ ड्रा कर रहा था। दफ्तर सर उठाया और गर्दन को दाएं बाएं स्ट्रेच किया तो शीशे के दरवाजों के पार नजर पड़ी। शबनम के डेस्क के साथ बियर बॉल खड़ा था। उसने मुस्कुरा के माहिर को हाथ हिलाया। माहिर के लब भींच गए। शबनम, उसने इंटरकॉम उठा के सख्ती से पूछा। उसे किसने दाखिल होने दिया?
पहली बात, वो आपका भाई है, हम उसे नहीं रोक सकते, ये गैर इखलाकी हरकत है। और दूसरी बात, वो बहुत सारा बकला वो साथ लाया है, वो भी चॉकलेट और पिस्ते वाला। शबनम, तुम इसी वक्त इस नौकरी से फारिग हो। उसने बरहमी से फोन वापस पटका। शबनम ने ओके कह के रिसीवर रखा और मुस्कुरा के बियर बॉल को देखा। क्या कहा मशीन ने? मुझे नौकरी से निकाल दिया। बियर बॉल का मुंह खुल गया, लेकिन शबनम ने ऐनक उतारी और सांस की भाप शीशों पे डाली। इट्स ओके, माहिर मुझे हफ्ते में 2-3 दफा नौकरी से निकालता है, तुम अंदर जाओ। फिर रुमाल से ऐनक साफ करते हुए बोली, क्या पियोगे? मैं तुर्कश कावा पीऊंगा। और माहिर अपना गुस्सा। बियर बॉल ने हंस के कहते टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू खींचा और आगे बढ़ गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ तो माहिर कुर्सी पे टेक लगाए हाथ रोके उसी का मुंतजिर था, खामोश, संजीदा। बियर बॉल ने सफेद टिश्यू लहराया और उसके सामने रखा। ये क्या है? सुलह का झंडा। बियर बॉल मुस्कुरा के बराबर वाली कुर्सी पे बैठा और टांग पे टांग जमा ली। तो मैं मनाने आया हूँ भाई, तुम मुझसे नाराज होना, तुम मेरा सबसे कीमती रिश्ता हो। असल बात बताओ, वो दुकान से बोला। बियर बॉल ने थोड़ी खुजाई। मेरे कार्ड्स की लिमिट्स खत्म हो गई है और मेरा अलाउंस आने में 1 हफ्ता बाकी है। एक तो मेरे अब्बा सारी जायदाद पे तुम्हें सांप बना के बैठा गए हैं, इसलिए प्लीज ये नाराजगी खत्म करो। तुम्हारे बैंक अकाउंट से मेरी छोटी छोटी खुशियां बंधी हैं। माहिर बेख्तियार धीरे से हंस दिया, फिर जेब से वॉलेट निकाला और उसके सामने रख दिया। ले लो जो चाहे, शुक्र है तुम्हारे अंदर अभी इंसानियत बाकी है। बियर बॉल ने मुस्कुरा के उसके कार्ड्स देखे, फिर मनपसंद कार्ड निकाला और उसे अपने फोन में डालने लगा। मैं अभी तक तुम्हारी माजरत का मुंतजिर हूँ। यार, बियर बॉल बदमजा हुआ। कार्ड मोबाइल में डाल चुका था, सो उसका वॉलेट वापस करते हुए मुंह बनाया। ये लोग तुम्हें साइकोपैथ कह देते हैं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता और इतनी सी बात पे तुम खफा हो गए हो। वैसे भी मालिक ने ये ऑफिस जल्द बंद करवा देना है, सब इस बात को भूल जाएंगे। माहिर सर झटक के खिड़की से बाहर देखने लगा। वैसे मैं तुम्हें मिस करूंगा, काश तुम्हें कशमाला कुछ बता देती तो तुम्हें वापस ना जाना पड़ता। उस जिक्र पे उसने कुर्ब से आंखें बंद कर ली और 2 उंगलियों से नाक की हड्डी मसलने लगा। मालिक ठीक कहता है, मेरे बाप की जगह मुझे ही संभालनी है, उसे कोई और नहीं संभाल सकता। मैं कब तक भागूंगा इस शहर से, इसके लोगों से? मुझे तो कभी किसी ने बराए नाम भी वापस आने के लिए नहीं कहा। अब तो मैंने जेलस होना भी छोड़ दिया है। वो जले कटे अंदाज में कह रहा था। माहिर मुस्कुरा के उसे देखा गया। बियर बॉल का कोई इलाज ना था। हालांकि मैं भी कासम फरीद का बेटा हूँ, लेकिन बियर बॉल से कोई प्यार नहीं करता। जाहिर है जब बड़ा भाई इतना कामयाब हो, उसका इतना आला कैरियर हो, तो छोटे भाई को सब नजरअंदाज कर देते हैं। माहिर जो मुस्कुरा के उसे देख रहा था, उसकी बात पे उसकी मुस्कुराहट सिमटी। एकदम वो सीधा होके बैठा। क्या कहा तुमने? वो चौंक के उसे देखने लगा। बियर बॉल रुका और नासमझी से उसे देखा। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं तुमसे कभी जेलस नहीं हुआ। श्श। माहिर ने हाथ उठा के उसे खामोश करवाया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। जब बड़ा भाई इतना कामयाब हो, उसका इतना आला कैरियर हो, तो छोटे भाई को सब नजरअंदाज कर देते हैं। वो बुरबुराया, अब तुम मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो माहिर। जाते वक्त सलीम का कहा गया फिक्रा कानों में गूंजा। माही बाजी सब जानती होती हैं, उन्हें सब की खबर होती है। उसकी बहन, उसकी छोटी बहन। वो बुरबुराते हुए सीधा हुआ और बोर्ड पे उंगलियां चलाने लगा। क्या हुआ माहिर? बियर बॉल अब फिक्रमंद हुआ। मैंने ये सब क्यों शुरू किया था? क्योंकि उसने मुझे कहा था कि हुरे जहां की बेटी हलाल के बारे में जानती है। मैंने पूछा वो कौन है? उसने जवाब में कहा तुम उस लड़की को जानते हो। और मैंने सोचा कि मैंने हुरे जहां का नाम कहाँ सुना है। वो याद करते हुए बोर्ड पे उंगलियां चला रहा था। फिर मुझे याद आया कि जो एल्बम मुझे मिला था उसमें एक लड़की की तस्वीर के पीछे हुरे जहां का नाम लिखा था। हाँ, इसीलिए तुम कशमाला के पीछे गए थे। हाँ, क्योंकि मैं समझा वो एल्बम वाली लड़की की बात कर रहा है। मैं किसी दूसरी हुरे जहां की बेटी को नहीं जानता। इसलिए जब मालिक ने बताया कि उसकी एक बहन भी है कनाडा में, तो मैंने उसे नजरअंदाज किया। जब बड़ी बहन एक कामयाब कैरियर की मालिक हो, सामने हो, तो दूर बैठी छोटी बहन को सब नजरअंदाज कर देते हैं। तुम क्या कह रहे हो? यही कि मैं गलत नहीं था, मैं सिर्फ गलत बहन के पीछे गया था। उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे मालिक ने उसकी बहन की मालूमात दी थी, यही कहीं किसी फोल्डर में थी।
میں نے غور نہیں کیا تھا کیونکہ ماہر فرید ایک چیز کے پیچھے اوبسیسڈ ہو کے باقی سب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بیئر بول جتا کے بولا، یہ رہا۔ بلا آخر اس کو وہ فولڈر مل گیا۔ بیئر بول اس کے ساتھ جھکا سکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک پاسپورٹ کی بلیک اینڈ وائٹ مدھم سی تصویر تھی۔ اس پہ ایک سکارف میں ملبوس لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے شاید یہ پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن لوگ اپنے پاسپورٹ کی تصویر جیسے نہیں لگتے ہوتے ہیں لیکن لگتے نہیں ہیں۔ اب کہ اس نے غور سے نام پڑھا، مبینہ مبین، وہ سب اسے ماہی کہتے ہیں۔ میں نے اس کے اصل نام پہ دھیان نہیں دیا۔ وہ بلا آخر مسکرایا۔ پورے جہاں کی وہ بیٹی جو حلال کے بارے میں جانتی ہے وہ کشمالہ نہیں تھی۔ اس نے سکرین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہ لڑکی تھی، پورے جہاں کی دوسری بیٹی۔ بیئر بول الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ بیٹی جسے تم جانتے ہو، اور تم تو صرف البم والی لڑکی کے نام سے واقف تھے، اس لڑکی مبینہ کو نہیں جانتے۔ کس نے کہا؟ میں اسے نہیں جانتا۔ اس نے مسکرا کے فون نکالا اور کانٹیکٹ لسٹ کھولی۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ 1 in 50، 50 میں سے ایک۔ 1 in 50 کے نام سے محفوظ کردہ ایک نمبر سامنے آیا۔ ماہر نے انٹر کام اٹھایا اور شبنم سے کہا کہ وہ نمبر پہ واٹس ایپ کال ملائے۔ وہ اپنے فون سے کال نہیں ملانا چاہتا تھا۔ بیئر بول سمجھ نہیں سکا کہ کیوں۔ وہ بس ناسمجھی سے اپنے بھائی کو دیکھے گیا جو ایک دم پرجوش ہو چکا تھا۔ ماہی کھانے کے برتن کاؤنٹر پہ لگا رہی تھی جب موبائل بجا۔ یہ عباد کے آنے کا وقت تھا۔ اس نے مصروف سے انداز میں موبائل سکرین دیکھی۔ کسی دوسرے ملک کا کوڈ تھا۔ اس کے ہاتھ صاف نہ تھے، سو احتیاط سے انگلی سے کال کنیکٹ کی اور سپیکر آن کر دیا۔ کینیڈا میں دیسی لوگ ایسی اسکائم کالز کرتے تھے، اسکائپ وغیرہ سے، اور اسکیم کرنے کی کوشش کرتے، بینک اکاؤنٹ نمبر مانگتے۔ ٹیکنالوجی سے نابلد بوڑھے گورے گوریاں اکثر ان کے چنگل میں پھنس جاتے تھے۔ اسے ویسے ہی صبح سے عباد اور ماہر فرید پہ بہت غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ ان دونوں کا غصہ اس جیسے اسکیمرز کالز پہ نکالے گی۔ ہیلو، پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہہ کے وہ پلیٹس لگانے لگی۔ مبینہ مبین، مردانہ آواز سپیکر پہ گونجی۔ اسی وقت باہر عباد کی کار رکتی دکھائی دی، لیکن ماہی کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ یس، کون؟ اپنا نام لینے پہ وہ حیرت سے پلٹی۔ میں ماہر فرید بات کر رہا ہوں۔ وہ بے یقینی سے گھومی، پلیٹیں گرتے گرتے بچی، منہ سے کم وقت نکلنے ہی لگا تھا۔ وٹ؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا، زور سے پلیٹیں رکھی اور گھوم کے فون تک آئی۔ اس کی اتنی مجال۔ ہیلو ماہی، وہ غالباً مسکرایا تھا۔ ماہی، مائی فٹ، اس نے دانت کچکچائے، چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم مجھے کال کرو؟ عباد گلاس ڈور کے باہر کھڑا لاک کھول رہا تھا۔ اس نے اچنبے سے ہی ماہی کو دیکھا جو اس کی طرف پشت کیے فون پہ کسی سے غصے سے بات کر رہی تھی۔ مسٹر ماہر فرید، میں مالا نہیں ہوں جو چپ چاپ برداشت کروں گی، میں ماہی ہوں۔ اگر تم مجھے اس لیے کال کر رہے ہو کہ میں مالا سے تمہاری کوئی سفارش کروں گی تو مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں وینکوور آؤں گا، تم بتاؤ کب آؤں؟ اس کا لہجہ بے تکلف تھا۔ اندر آتا عباد ٹھٹک کے رکا۔ ماہی کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ اس کی اتنی مجال! اوہ ہیلو مسٹر، یہ پاکستان نہیں ہے جہاں میں چپ چاپ تمہیں استنبول کا ٹکٹ کٹوانے دوں گی۔ اگر تم میرے شہر میں آئے تو میں کھڑے کھڑے پولیس بلوا لوں گی، لیکن جب تم میرے شہر میں آئی تھی تو کیا میں نے ایسے تمہارا استقبال کیا تھا؟ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی، ساکت، متحیر۔ عباد بھی اس کے عین عقب میں رک گیا۔ کیا؟ ماہی نے ناسمجھی سے کہا۔ میں؟ کب؟ میں لوگوں کے نمبر ان کے نام سے محفوظ نہیں کرتا، اس لیے تمہارے نمبر کا نام میں نے 1 in 50 رکھا ہوا تھا۔ ماہی کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اسے لگا وہ ہل نہیں سکے گی۔ 1 in 50؟ یاد آیا میں کون ہوں؟ نہیں تو میں بتاتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور اس کی آواز ماہی کے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں ماہر فرید ہوں، اور میں اپنا وقت اور پیسہ کبھی ایسی جگہ خرچ نہیں کرتا جہاں سے مجھے فائدے کی امید نہ ہو، اور تمہارے اوپر مبینہ مبین میں نے بہت کچھ خرچ کیا ہے۔ اب مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ بتاؤ میں تمہارے شہر وینکوور کب آؤں؟ وہ بالکل سفید چہرہ لیے سن رہی تھی، لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ 1 in 50؟ ناممکن۔ پیچھے کھڑا عباد خاموشی سے آگے آیا۔ ماہی گمسم سی عباد کو دیکھے گئی۔ اس نے سنجیدگی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ میں ماہی کا شوہر عباد بات کر رہا ہوں۔ ماہر فرید صاحب؟ ماہی سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔
पलक झपके बिना। हम वैनकूवर में नहीं रहते, हम उसके करीब चिली वीक में रहते हैं। आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। थैंक यू आबाद। उसने मुस्कुरा के फोन रख दिया। माही अभी तक शल थी। तुमने उसे घर बुला लिया? मुझे याद आ गया था, ये वही आदमी है, वो वाहिद आदमी जिसको तुम दुनिया का सबसे मेहरबान आदमी कहती थी। अब्बास संजीदा था। और अगर यही माला का कैफ है तो माला इसके बारे में गलत है। मैं अपने घर के दरवाजे इस शख्स पे कभी बंद नहीं कर सकता जिसने मेरी बीवी पे एक दफा नहीं 2 दफा एहसान किए हों। हम इससे मिलेंगे और इसकी बात सुनेंगे, वो हतमी लहजे में कह रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे माहिर ने रिसीवर रखा तो देखा बियर बॉल के लब अभी तक हैरत से खुले थे। वाई बे, तुम उसकी बहन को कैसे जानते हो? मालिक को मेरा पैगाम देना, मैं वापस नहीं जा रहा क्योंकि मुझे कुछ मिल गया है। मैं अपनी बहन को फिर से ढूंढने निकल रहा हूँ। वो कोट का बटन बंद करते हुए उठा तो बियर बॉल साथ ही खड़ा हुआ। मगर तुम उसकी बहन को कैसे जानते हो? माहिर हल्का सा मुस्कुराया। बहुत दिन बाद वो अपनी जोन में वापस नजर आया था। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कभी कभी मैं कुछ क्रेजी किस्म की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, चीजों पे नहीं, इंसानों पे। मेरे बाप ने मुझे सिखाया था कि इंसान पे की गई इन्वेस्टमेंट कभी ना कभी काम आती है। फिर उसने स्क्रीन पे खुली पासपोर्ट पिक्चर की तरफ इशारा किया। ये लड़की मेरी एक इन्वेस्टमेंट है और ये हलाल के बारे में जानती है। कैसे, क्यों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी बहन को वापस जरूर लाऊंगा। मालिक को बता देना। वो उसका कंधा थपक के आगे बढ़ गया। उसका रुख अपने ऑफिस की तरफ था। अंदर आते ही वो सीधा मेज तक आया और उल्टा रखा फ्रेम सीधा किया। वो एक भूरी आंखों वाली 9 साल लड़की की तस्वीर थी। उसके बाल बियर बॉल के जैसे घुंघरियाले थे और उसके गाल पे एक डिंपल पड़ता था। तस्वीर के कोने में कलम से लिखा था लाली।